इस ग्रुप में जितना भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ लिखने के लिए पिछले 2-3 दिनों में, तो उसमें जो क्वेश्चन दिया था तो कई सारे मेंबर का ये डिमांड आया है कि आंसर जो है ना लिखने में नहीं बन पा रहा है, कैसे स्टार्टिंग करें, क्या उसमें कंटेंट डालें, क्या इंट्रो पार्ट डालें। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और मैं हर एक प्रश्नों को डील करके बताता हूँ, मतलब कि इसको जो है ना अच्छे से ब्रेक करके हर एक डायमेंशन को आपके सामने बताऊँ ताकि आप जो है ना इसको बेहतर ढंग से लिख पाएँ। तो ये देखिए जो लक्ष्य बैच में ये जो है तीसरा दिन का एक क्वेश्चन था इंडियन इकोनॉमी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आसान है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की नई परिभाषा क्या है, परिभाषा में परिवर्तन से क्या लाभ होंगे, एमएसएमई के क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी चुनौतियां हैं और सरकार के उपाय भी देखिए। अब देखिए जब भी कभी प्रश्न को पढ़िए, देखिए कितने हमको पार्ट लिखना। पहला तो आपको नया डिफिनेशन देना पड़ेगा, फिर आपको जो है ना क्या इसमें जो है ना इससे परिवर्तन से क्या बेनिफिट होगा, फिर इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका तो क्या चुनौतियां हैं, और तब जाके जो है ना सरकार क्या कर रही है। 5 पार्ट में क्वेश्चन है, तो आपका डिफिनेशन है एक पार्ट में, फिर क्या लाभ हो दूसरा पार्ट है, फिर इम्पोर्टेंट तीसरा पार्ट है, चुनौतियाँ चौथा पार्ट है, और अंतिम में ये 5वां पार्ट। अगर मान लीजिए अगर मोटा मोटी अगर आप इसको 400 शब्द में आंसर लिखते हैं, मान लेते हैं 400 या फरेज 400 शब्द जो भी है, तो आपको 5 पार्ट में आंसर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब आप मोटा मोटी ये समझिए कि 80 जो है ना 80 वर्ड जो है ना आप मतलब कि जो है ना इसमें जितने भी डायमेंशन है सब में दीजिएगा। हाँ ठीक है, किसी में 50-60 हो सकता है, लेकिन एवरेज एक 80 वर्ड आपको लगभग देना पड़ेगा। बाकी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट भी लिखना लगभग 30-40 वर्ड में, और आपको निष्कर्ष भी लिखना लगभग 30-40 वर्ड में, ये भी ध्यान रखना है। तो जब भी कभी आप प्रश्न को मिले नया प्रश्न, तो आप पहले प्रश्न को 2 बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद माइंड में ही एक मैप बना, अच्छा पहले इनको क्या ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, तब ये लिखना है, तो कितना अच्छा होगा। इसको करने में आप मुश्किल से 1 मिनट में इसको आराम से कर सकते हैं। हाँ वो प्रैक्टिस से होगा। जब भी मैं कोई नया आपको फंड देता हूँ आप यही करें कि पहले सोच अच्छा इसमें क्या क्या हो सकता है, आप अपने नॉलेज का थोड़ा यूज करें। अब इसमें सिंपल क्या करना, पहले आपको कि भाई कि जो एमएसएमई क्या होता है, तो नई परिभाषा लिख दीजिए, माइक्रो में क्या है, स्मॉल में क्या है, मीडियम में क्या है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे और एक टर्नओवर के बेसिस पे वो परिभाषा लिख दीजिए। फिर आप जो इसमें क्या क्या बेनिफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, बेनिफिट ये हुआ कि अब जिस तरह से इसको इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे इसको जो डिफाइन किया गया, तो अब लोगों को रोजगार करने में अच्छा होगा, जीएसटी है, और छोटे छोटे इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा होगा, ठीक है ना। और इस तरह का डिमांड तो काफ़ी बेहतर पहले से मांग चले आ रहे थे, और आत्मनिर्भर भारत में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा डिफिनेशन। बाकी आप मेरे इंडिया को जोड़ते हो, आप इसका इंपॉर्टेंस दिखा सकते हैं। फिर अब इसका क्या इंपॉर्टेंस हमारे देश में, वही एक्सपोर्ट में, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट में, फिर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ में, फिर एग्रीकल्चर के कच्चे माल को खपत करने में, तो ये सब आप लिख सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर इसमें चुनौतियाँ क्या है, जो साख की समस्या है, नई टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है, मार्केट की कमी है, ग्रेडिंग का कमी है, वो प्राइस में आप इसको चुनौतियाँ दिखा सकते हैं। और अंतिम में सरकार क्या क्या काम कर रही है उसको लिखा आंसर को ख़त्म करना था। तो ऐसे करके ना देखिए अब ये सब ऐसा प्रश्न है, अगर आप ज़्यादा अगर वर्ड अगर नहीं भी यूज करेंगे, अगर सिर्फ फ्लो चार्ट में भी आप आंसर को ऐसे करके आराम से इसको 3 पेज में लिख सकते हो। 3 पेज लिख कर भी ना आप इसमें 22 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। लेकिन हाँ अब ये प्रैक्टिस पे है, आपको लिखना पड़ेगा, लिख के दिखाना पड़ेगा। फिर जो है उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था, क्या बिहार बिना औद्योगिक आधार का विकसित राज्य बन सकता है। इसका व्याख्या है, मतलब कि कैन बिहार बिकम डेवलप स्टेट विदाउट इंडस्ट्री, मतलब क्या बिहार जो है बिना सेकेंडरी सेक्टर को हम डेवलप किए, क्या हम एक डेवलप स्टेट बन सकते हैं। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा था, हमेशा इसका ही नहीं कि हाँ बन सकता है, नहीं, आपको एक बैलेंस में हमेशा आंसर लिखना पड़ता है। पहले आप दिखावें कि कोई भी दुनिया का देश हो या कोई भी स्टेट हो बिना औद्योगिक बेस का हालांकि डेवलप तो नहीं बन सकता। हाँ लेकिन जो है ना ये जो है ना इंडस्ट्रियल जो या सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, ये एक इकोनॉमी को एक जो है ना बैकबोन कहलाता है। ये इंडस्ट्री अगर डेवलप होगा तो बाकी सेकेंडरी, बाकी प्राइमरी और टर्फरी दोनों को ये जो है ना इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन सिर्फ औद्योगिक आधार पे बिहार विकसित राज्य बन सकता है, ये जो है ना पूरी तरह सत्य नहीं है। इसके लिए हमको एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको सेकेंडरी सेक्टर पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो ऐसे करके बैलेंस में, तो पहले कि हाँ लिखा कि जो है ना
औद्योगिक जो है ना, क्योंकि बिहार में औद्योगिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर सॉरी बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है, मतलब यहाँ कृषि प्रधान राज्य है। फिर देखा कृषि पर अधिक फोकस होने की वजह से उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए बिहार में ना इंडस्ट्रियल जो सेक्टर काफ़ी जो है ना लो लेवल पे कंपेयर टू केरला या तमिलनाडु या यूपी महाराष्ट्र ऐसे स्टेट का नाम जिक्र कर दें। तो आप लिखा कि हाँ इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक जो उद्योग होता है वो कच्चा माल खपत करता है कृषि का, फिर लोगों को रोजगार देता है। उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट का काम होता है, एक्सपोर्ट चीज़ें हम करते हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं देश राज्य की जो है ना स्थिति बेहतर तो होगी, लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पे विकसित जो राज्य बनना मतलब कि पॉसिबल नहीं लगता है। इसके लिए हमको, क्योंकि बिहार में कृषि का बहुत पोटेंशियल है, उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। हमको इसमें ना टर्फरी सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल है, हमारा जनसंख्या लाभांश का हमको फ़ायदा बिहार के लेवल पर करना चाहिए। मतलब कि हमको बैलेंस बना के तीनों सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी विकसित एक राष्ट्र या राज्य बन सकते हैं, राज्य बन सकता है। ऐसे आप आंसर लेते एक बैलेंस वे में। फिर आपको अगला क्वेश्चन ये था तीसरा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में खाद्य संस्करण के अच्छे विकल्प हैं, बिहार के विशेष रेफरेंस देते हुए इसका आलोचनात्मक कीजिए। अब इसी पर यहाँ क्या करना है कि पहली बात तो यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है वो देखिए, और ये इंडिया में जो है ना ये जो अच्छा ऑप्शन है फूड प्रिजर्विंग का अच्छा विकल्प। ऑब्वियस सी बात है, जो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री होता है वहाँ पे जो है ना कोल्ड स्टोरेज होता है, वहाँ पे हम किसी खाद्य पदार्थ को लंबे टाइम तक रख सकते हैं। कई काफ़ी मशीन या और भी जो कूलिंग करने का सिस्टम होता है। टमाटर है, जैसे अगर किसी के पास अगर जो टमाटर अगर कोई किसान उगाता है उसके पास अगर कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है तो टमाटर जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर जहाँ जहाँ प्रोसेसिंग यूनिट होगा तो ये क्या देखिए, अगर जहाँ भी इस तरह की इंडस्ट्री लगेगा तो आसपास के इलाके में जितने भी जो किसान कच्चा माल उनका है ये बेहतर ढंग से उसको जो ये रख सकता है, या उसका हम कुछ अच्छा और भी कीमती चीज़ बना के बाजार में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आप ये दें आप लिखा कि हाँ बिहार के चूँकि भारत के लेवल चूँकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसका जो भी कच्चा माल है उसको हम इस इंडस्ट्री के जरिए जो है ना प्रिजर्व कर सकते हैं। और बिहार में चूँकि दिखा बिहार में तो और स्थिति खराब है, चाहे कुपोषण की समस्या हो या किसानों का ऐसे अनाज खराब हो जाता है, उस जगह आपका ये चीज़ें काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका आलोचना भी कर लिखना है, लिखिएगा हाँ आलोचना भी यही कि बिहार में इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा उतना नहीं मिल रहा है, किसानों को उतना जागरूकता नहीं है, इसलिए चीज़ें ये सफल नहीं हो पाई। ऐसे करके आप लिखा, और बाकी बिहार सरकार खाली पर क्या प्रयास हुआ उसको जिक्र करके आंसर को आप खत्म कर सकते हैं। फिर देन जो है आपका ये जो क्वेश्चन का सशक्त भारत जापान संबंध एशिया प्रांत में शांति स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चा की। अब ऑब्वियसली देखिए अगर आप पूरा वर्ल्ड का मैप देखिएगा ऐसे करके तो यहाँ इस जगह मतलब इंडिया है, और यहाँ चाइना, यहाँ सॉरी यहाँ जापान है इस जगह कहीं ना कहीं। तो और ये हिंद महासागर ये प्रशांत है, तो ये पूरा इलाका क्या है इंडो जो है ना आपका पैसिफिक है, एशिया पैसिफिक का इलाका रीजन है। तो ये जो है ना इस रीजन में जो है ना शांति स्थापना के लिए जो है ना जापान और भारत का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण किस लिए। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से इस इलाके में चाइना का दबाव बढ़ता जा रहा है, और ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं एक युद्ध क्षेत्र में जो है ना आपका परिवर्तित होता दिखाई पड़ रहा है, खास करके दक्षिण चीन सागर जो है वहाँ को लेके, या इसके आसपास जितने भी और जो आइलैंड है उस पर चीन कहीं ना कहीं कब्जा कर रहा है मोतियों की माला के तहत। तो आपको लिखिए कि जिस तरह चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और भी कई सारे देशों का इस इलाके में जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो इस प्रभाव को इस युद्ध क्षेत्र इसको युद्ध क्षेत्र ना बने इसके लिए जो भारत और चीन को ना आपस में आना, क्योंकि दोनों लोकतांत्रिक देश है, दोनों कहीं ना कहीं हिंद महासागर में शांति की बात करता है और नियम आधारित व्यवस्था की बात करता है। इसलिए दोनों का जो है ना दोनों का अगर संबंध अच्छा रहेगा आर्थिक राजनीतिक व्यापारिक और भी जो सामरिक, तो इन क्षेत्र में शांति स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ जिक्र इसके लिए क्वाड का गठन हुआ है, और भी जो है ना जो बड़े बड़े G20 है या मीटिंग में ये लोग जो है ना आपस में हिंद महासागर की बात करता रहता है। आप ऐसे करके चीज़ों या 2+2 मीटिंग होता है जापान के साथ हम लोग का, तो इतना फर्क जिक्र करके आप आंसर को क्या कर सकते हैं बेहतर बना सकते हो। तो देखिए मैं फिर बताओ क्वेश्चन में देखिए आपका ठीक है नॉलेज होना जरूरी, लेकिन अगर कम नॉलेज भी है ना आप थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत अगर आसपास अगर पिछले 1 साल से अगर जो पढ़ाई किए होंगे कुछ ना कुछ पेपर या न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स के लिए, तो आप ऐसे सब प्रश्नों को आराम से ना हैंडल कर सकते हो। और ये आपको हैंडल डेवलप करना पड़ेगा। आज समझिए 4 तारीख हो गया, मुश्किल से 20-25 दिन बचा हो, मतलब 22-23 दिन लगभग मोटा मोटी, तो आप इतने दिनों आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। कोई भी नया क्वेश्चन को एक बार, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में हो सकता है कि करंट अफेयर्स बिल्कुल नया हो, वहाँ आप कैसे हैंडल कर कीजिएगा। तो अभी से वो चीज़ डेवलप कीजिए कि नए क्वेश्चन जब आवे तो सब पॉज लेके क्वेश्चन 1-2 बार पढ़िए और आप आंसर को बेहतर बनाइए।
अब देखिए, ये जो क्वेश्चन में दिया था ये चौथे दिन का क्वेश्चन था इकोनॉमी का ही, और यहाँ से इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, इस बार आना ही आना है। इस तीन में से एक क्वेश्चन कन्फर्म बीपीएससी सेकंड पेपर में आएगा ही आएगा, और सीडीपीओ, डबल एओ और ऑडिटर के एग्जाम में यही दिया था, इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा इस बार। फिर भी यहाँ इस बार भी 67 में समझिए आना ही है। अब देखिए क्वेश्चन कितना लॉजिकल था, कितना अच्छा था। क्वेश्चन क्या था, बिहार का मानव संपदा इसकी संपदा है या समस्या, टिप्पणी कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या वेल्थ, क्या संपत्ति है, क्या प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले दिखाइए कि संपदा कैसे है इकोनॉमिक क्षेत्र में, न सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में। मैं इसका ऑलरेडी यूट्यूब पे मॉडल रेफर बता दिया हूँ। तो आप दिखावें कि अगर जो हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड बिहार के पास है, अगर उसको अच्छा स्किल दे दें हम, तो स्किल दे देंगे तो वो इकोनॉमिक क्षेत्र मतलब कि प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्सरी में काम कर सकता है। फिर सोशल एरिया में, एजुकेशन, हेल्थ में जाके जॉब कर सकता है। फिर उसके बाद आप लिखें कि कल्चर एरिया में जो खेल कूद को बढ़ावा मिल सकता है। हम लोग अगर जो जो नए बच्चे हैं उसको हम विदेशी लैंग्वेज सिखा के दुनिया के अन्य देशों में इसको हम लोगों को भेज सकते हैं पैसा कमाने के लिए। मतलब कहने मतलब आप देखिए, मैं फिर बोलता हूँ हमेशा किसी भी आंसर को ना इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, ये 3-4 डायमेंशन में ब्रेक कीजिए तो आपका चीज़ें बेहतर हो जाएगा। बाकी समस्या कब होगा, जब इनको हम स्किलफुल नहीं बनाएंगे, अगर हम रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, फिर इसको अगर हम पढ़ाएंगे नहीं, एजुकेशन पर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, ये हमारे लिए क्या होगा, बोझ बन जाएगा। ये आपको लिखना पड़ेगा, और तब अंतिम में सरकार का प्रयास लिख के आंसर को ख़त्म कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन यह है कि विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या एक बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। आप ये मत बोलिए कि हाँ है, 100% एग्री मत होइए। थोड़ा सा इसमें क्या कीजिए, लगभग 60% लिखिए कि हाँ, बढ़ती जनसंख्या कैसे जो है ना विकास में बाधक है। लिखें कि बढ़ती जनसंख्या से कहीं ना कहीं संसाधन की डिमांड बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, और भी कहीं ना कहीं जो कई तरह के जो रिसोर्स की कमी या हिंसा को बढ़ावा मिलता है। तो कहीं ना कहीं बढ़ती संख्या जो है ना विकास में बाधक है, क्योंकि कई तरह की समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन आप लिखें कि हाँ, ये बात सही कि बढ़ती जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि अगर होगा तो विकास में बाधक है, लेकिन अगर हम इस बढ़ती जनसंख्या को सही स्किल, ज्ञान, नॉलेज, रोजगार और भी अगर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे तो यही हमारे लिए संपत्ति का काम कर सकता है। और ये भी जिस जनसंख्या लाभांश की स्थिति में भारत और बिहार है उसको जिक्र करके आप लिखें। तो आप लिखें कि बाधक है लेकिन ये वाहक भी बन सकती है, लेकिन हाँ, उसमें हमको इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे करके लिखें, लगभग 3 पेज में, 4 पेज में। और ऐसे प्रश्न अगर जितना आप डेटा देखिए, मेरा जो है ना मेंस का एक ही फंडा है, डेटा सॉरी हाँ डेटा डायग्राम फ्लो चार्ट, डीडीएफ मतलब कि डेटा डालिए, फ्लो चार्ट डालिए, और जहाँ जहाँ होता है आपने फ्लो चार्ट कीजिए। इतना अगर करेंगे तो आपका आंसर जो है बेहतर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था, भारत में गरीबी, तो मैं इसका जो है ना यूट्यूब पर भी मैं इसका वीडियो बना दिया हूँ। क्योंकि देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये था। देखिए क्वेश्चन देखने में भले ईजी लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको उल्टा पुल्टा लिख दिया। क्वेश्चन क्या था कि भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के इम्प्लीमेंटेशन के बाद अभी भी गरीबी मौजूद है, इसके क्या कारण? देखिए सिर्फ गरीबी का हम यहाँ कारण नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अभी भी गरीबी क्यों बनाओ, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में या बिहार में, उसका क्या वजह है इतना सब कुछ होने के बावजूद। तो आप सबसे पहले ये जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसको आप जस्टिफाई कीजिए। इसमें लिखिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत सरकार ने 5 ईयर प्लान लागू किया और भी गरीबी उन्मूलन के लिए कई जो है ना टारगेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है, लेकिन फिर भी जो है ना अभी भी हमारे यहाँ 21% गरीबी सरकार का डेटा है। बाकी आप बहुआयामी गरीबी सूचकांक का डेटा दीजिए, फिर आप वर्ल्ड बैंक या IMF का डेटा दीजिए कि अभी भी भारत में गरीबी जो है लगभग एग्जिस्ट कर ही रहा है। और इस गरीबी के रहने के पीछे कहीं ना कहीं निम्नलिखित कारण है। आप तब लिखें कारण कि योजनाओं का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, फिर इकोनॉमिक काउज है, फिर आपका सोशल काउज है, ऐसे तब जाके कारण लिखते हुए और तब उसके बाद आप यहाँ दिखाइए क्या कि सरकार के द्वारा क्या दिशा कदम उठाया जा रहा है। वही आप जो जो सरकार का स्कीम है गरीबी उन्मूलन को लेके आप उसको दिखा दीजिए। और जब भी कभी सरकार पूछे तो सरकार तो भारत सरकार भी लिखना आपको और बिहार सरकार भी, इन सिर्फ भारत सरकार का लिख के छोड़ा या बिहार सरकार का लिख नहीं। सरकार का मतलब ही है कि आप बिहार, आप संविधान पढ़े होंगे, सरकार का मतलब वहाँ समझाया है। तो सरकार का मतलब क्या, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों का जिक्र करके आप उत्तर को, हाँ, हर एक आंसर में वे टू फॉरवर्ड आगे की राह क्या होना चाहिए तो आपको 2 लाइन में कि हाँ ये होना चाहिए, और तब अंतिम में जो है आप एक 2-3 लाइन का निष्कर्ष लिख के आंसर को ख़त्म कीजिएगा। फिर इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है ना ये हो गया।
अब ये जो क्वेश्चन में दिया था 5वां दिन का, इसमें देखिए क्वेश्चन पहला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के रेफरेंस लेते हुए WTO की क्या भूमिका है। अब देखिए इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप दिखाइए WTO कब बना, उसका क्या उद्देश्य था, और तब से लेके आज तक WTO का क्या क्या काम रहा है। तब लिखावे कि WTO में भूमिका। अब यहाँ भूमिका पॉजिटिव भी है और भूमिका यहाँ निगेटिव भी है। तो अब पॉजिटिव भूमिका में क्या लिखे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेड को लेके समानता लाया गया है। फिर इंडिया जो एग्रीकल्चर का और भी जो गुड्स एंड सर्विस का ट्रेड बेहतर ढंग से कर पाया है। पूरी दुनिया में जो वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलने से इंडिया के जो लेबर है या जो भी हमारे देश में जो लोग हैं वो बाहर भी जा रहे हैं। तो ऐसे कई तरह के जो है ना आपका जो है इसमें WTO के तहत आप प्रावधान में लिखा है कि इंडिया कई तरह जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, और भी मतलब कई चीज़ को इसको दिखावे कि क्या क्या इसका फ़ायदा है। लेकिन इसका निगेटिव बात भी है कि आप जो खाद सब्सिडी को लेकर जो इशू अटका हुआ है 5%, 10%, वो दिखा रहे हैं। फिर WTO का जो है कहीं ना कहीं जो इसका जो काम करने का तरीका कहीं ना कहीं ये विकसित देशों के प्रति झुका हुआ, जैसे कि हमारा आम खरीदने से यूरोप के देशों ने मना कर दिया था। तो दिखावे कि कहीं ना कहीं निगेटिव बात मतलब कि देखिए भूमिका का मतलब यहाँ क्या, आप लगभग ना 70% पॉजिटिव दिखा दें और 30% आप निगेटिव भी दिखा दें। इसका हालांकि मैं मोराफर दिया हूँ तो आप उसको देख के इतना लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन 66 में पूछा कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास की कार्यसूची को प्राप्त करने के बिहार सरकार की 7वीं योजना क्या है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजना को समझाइए। अब देखिए सिंपल सा, पहले आप दिखाइए कि HDI में जो तरीका है जो मापने का कि GDP लेते हैं, उसमें जो शिक्षा का लेते हैं और स्वास्थ्य का लेते हैं, जो जीवन प्रतिफल लेते हैं, ये सब आधार दिखाइए। उसमें इस आधार इसका मापन किया था। फिर दिखाइए इस बार इंडिया कितना रैंकिंग है, 100 जो भी 130 132 के आसपास, उसको दिखाइए। फिर आप देखिए कि बिहार सरकार इसमें 7/1 और 7/2 का जो है मेन कंपोनेंट दिखा दीजिए, और इस कंपोनेंट को प्राप्त करने के लिए क्या क्या अलग से स्कीम बिहार सरकार चला रही है उसको दिखा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि युवाओं को रोजगार की बात है, हर जो महिलाओं का रोजगार की बात है, कैसे स्कीम चल रही है, तो उसको आप अलग से योजनाओं को दिखा के आंसर को खत्म कर दीजिए। फिर समावेशी विकास क्या है, ये आप यहाँ दिखाइए विकास क्या, लगभग लगभग 40-50-60 शब्दों में विकास क्या है दिखा दीजिए। फिर ऐसा एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, मैं इसका मुनाफा बताया हाँ यूट्यूब पर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्या कीजिएगा, क्या चुनौतियाँ, वही गरीबी है, एम्प्लॉयमेंट है, फिर जो भी क्या कहते हैं अफन्न की कमी है, ये दिखा सकते हैं। बाकी इसके लिए सरकार और भारत सरकार बिहार सरकार क्या क्या करे है, अलग अलग स्कीम का लॉन्च लिख दीजिए तो आपका चीज़ें इसमें हो जाएगा। इसका मैं आंसर बना के दे दिया हूँ। फिर यहाँ जो क्वेश्चन है कि हाँ ये राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में वित्त आयोग की क्या भूमिका रही है। 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई प्रमुख सिफारिश क्या है। तो आप देखिए इसमें सिंपल सा है, अगर आपका डेटा फैक्ट है तो आप इस आंसर को लिख पाएंगे, अदरवाइज कोई चांस नहीं। देखिए आप सबसे पहले यहाँ दिखावें कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। हमारे यहाँ अभी सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद राजनीतिक स्तर पे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन पिछले 5-10 वर्षों में हमारे यहाँ संघवाद की एक नई प्रवृत्ति आई है जिसको हम राजकोषीय संघवाद कहते हैं। मतलब कि राजकोषीय संघवाद मतलब कि टैक्स के पैसों में या जो वित्तीय जो मामला है उसमें केंद्र और राज्य अगर आपसी मत मिल के काम अगर करें तो इसको हम राजकोषीय संघवाद कहते हैं। तब लिखा वर्तमान समय में जिस तरह GST को लागू किया गया है, या उसके बाद जिस तरह नीति आयोग 15वां वित्त आयोग या नीति आयोग की जिस भूमिका रही है वो कहीं ना कहीं राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफिशियंट है। ये लिखा। तब उसके बाद लिखा कि वित्त आयोग की क्या भूमिका है। आपको 14वां वित्त आयोग का नहीं सॉरी 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग का सिफारिश लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों जो कमीशन ने 13वें लगभग 30% के आसपास दिया था करों का हिस्सेदारी राज्यों को, फिर इसने दिया था 42%, इसको 41 दिया। कहीं ना कहीं जो शेयरिंग हो रहा है ये कहीं ना कहीं राजकोषीय संघवाद को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो आपको इसको जिक्र करना पड़ेगा। फिर आपको 15वें वित्त आयोग का वही सिवा जो भी 5-6 सिफारिश राज्यों को कितना % दिया गया, खा के बिहार का जिक्र कर देंगे आपका इसका आंसर हो जाएगा। मैं इसका आंसर मोड़ा आंसर दिया हूँ, आप उसको वहाँ पे देख के इसको लिख सकते हैं। वैसे देखिए 2 पार्ट में 50-50% लिख देंगे, आपका जो अच्छा आंसर हो जाएगा।